समय की टिक टिक और दिलों की धक धक के बीच ऐसे समय में जब राजस्थान का हर युवा वर्ग अपने सपनों की उड़ान को लेके एक बहुत लंबी यात्रा से जो गुजर के आया है, और वो समय जब राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना फाइनल मुकाम की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में उसकी अनेक शंकाओं को और भय को अपने में समेटने के लिए वो इस समय एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट की। और आज हम काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि इस सभी शंकाओं को और भय को दूर करने के लिए आप सबके बीच इस क्षेत्र के, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि अपने अनुभव के तर्कस में अपनी सफलताओं के वाणों से एक एक उस शंका को दूर करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं स्कूल लेक्चरर और गिरिशा पब्लिकेशन के लेखक श्री भौम सिंह जी शेखावत, जो इस फील्ड में या यूं कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आपका हम सबसे पहले हमारे इस स्टूडियो में, क्लास वाला के स्टूडियो में आपका दिल से स्वागत करते हैं श्रीमान भौम सिंह जी शेखावत सर। अभी हम सबसे पहले बिना वक्त गंवाए सर से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमने सिर्फ आपको इतना ही बताया, स्कूल लेक्चरर इस यहाँ तक की जो यात्रा इनकी रही है, एक लेखक की यात्रा जो रही है, और हजारों विद्यार्थियों को उनको मंजिल तक जो आपने पहुंचाया है, एक सफलतम शिक्षक के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक और संचालक भी रहे हैं। तो हम आपसे स्वयं से ये सब कुछ जानना चाहेंगे। भौम सिंह जी शेखावत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी सर, और बहुत आभार क्लास वाला प्लेटफॉर्म को भी, जिन्होंने मुझे जो है राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट 2022 के मार्गदर्शक के रूप में चुना। तो उन दोनों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत सारा परिचय श्रीमान नरेश जी सर ने मेरा बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी सेवाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एमएड के जस्ट बाद, जैसे ही मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद 3-4 साल मैंने सर बीएड कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद 2-3 परीक्षाओं में एक साथ सिलेक्शन हो जाने के कारण जो है थोड़ा डायलेमा था कि कहाँ जाऊँ, तो मैंने फिर नवोदय विद्यालय का रास्ता चुना और उड़ीसा चला गया। इस दौरान 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सब में सिलेक्शन हुआ, केवी में भी हुआ, नवोदय में भी हुआ, आरएस के इंटरव्यू भी दिए हैं। साथ साथ अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में मैं ब्लॉक ऑफिस जो हमारा धोद का है, उसमें रिसोर्स पर्सन के पोस्ट पर एज ए स्कूल लेक्चरर जो है मैं कार्यरत हूँ। और नरेश जी सर ने ये कहा कि हमने लिखा क्या है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गिरिशा शिक्षा मनोविज्ञान, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो और चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपने पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा कि वो केवल आपके लिए लिखी गई है। इतनी सरलतम भाषा से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, और उनमें से मारवाड़ के एक स्टूडेंट का कोट था कि सर आपकी बुक नहीं, ओ कोरो मोरो देसी को घी है ना। तो निश्चित रूप से पिछली रीड में भी वो सहायक रही, और मैं ये मानता हूँ कि इस रीड में भी वो पूरी तरह आपकी सहायक रहने वाली है। नरेश जी सर। बिल्कुल बॉम जी सर, जैसा कि आपके शब्दों में जो वास्तविक अनुभव झलक रहा है, और हमने ये खुद प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जब ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं और विद्यार्थियों से हम जब मिलते हैं, तो उनके हाथ में जो गिरिशा पब्लिकेशन की जो बुक जो आपकी है, वो साइकोलॉजी में उनके लिए वो एक रामबाण का काम करती है, जिसके बाद उनको किसी फील्ड में किसी दूसरे से हेल्प की कहीं गुंजाइश नहीं रहती। तो इतने सफलतम और सरल भाषा में जो इसके लिए आप लगातार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ इस वे में भी आप जुड़े, इसकी भी आपको भविष्य में भी ऐसे जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी क्लास वाला की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि इस कंपटीशन एग्जाम में भी सभी विद्यार्थियों को इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अभी सर हमारा जो समय चल रहा है, जिसकी हमारी भर्ती परीक्षा का फर्स्ट स्टेप जो है अभी 24 और 5 को है, तो उसमें विद्यार्थियों के बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे डर इस तरह की बातों को बैठे हैं कि इस शॉर्ट समय को कैसे मैं मैनेज करूं। और उसके बाद जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण वो जो 2.5 घंटे का समय हो,
उसमें मैं किस प्रकार से सब्जेक्ट्स को या क्या उनका क्रम रहता होगा, उसको लेके हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आज, क्योंकि आपके हमने ऐसे विद्यार्थी भी देखे हैं जो बाड़मेर में, राजस्थान के लास्ट छोर पर जैसलमेर बाड़मेर में भी वहाँ जो विद्यार्थी कार्य अभी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी जब हम यहाँ आते हैं तो उनसे जानते हैं, तो आपके बारे में सब कुछ उनसे सुनने को मिलता है हमें, राजस्थान के कोने कोने में जो विद्यार्थी गए हैं। तो ऐसे ही सैकड़ों विद्यार्थियों को फिर आपके मार्गदर्शन से वो अपनी मंजिल को पाए, उसके बारे में हम इस परीक्षा का थोड़ा सा जो फॉर्मेट है और उससे पहले का समय जो चल रहा है अभी, उसमें वो किन बातों का ध्यान रखें, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। कल जो है रीट के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने न केवल प्रवेश पत्र डाउनलोड किया होगा, बल्कि उसमें जितने भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन यही है कि यदि प्रिंट नहीं निकलवाया है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट या पीडीएफ है, तो उसके निर्देश आराम से पढ़िए, ताकि आप जब परीक्षा देने पहुंचे तो किसी प्रकार की घबराहट न हो। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है उसमें। इस बार एक ऐसा भी आ गया है कि प्रवेश पत्र के साथ आपको एक फ़ोटो वाले पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। वो वहाँ प्रवेश पत्र की ऑफिस कॉपी के साथ सबमिट होनी है, तो ये आप लेके जाएंगे। अगर आपके पास पहले से हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचेंगे तो कोई घबराहट आपको नहीं होगी, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि स्पष्ट लिखा है कि आपको हाफ स्लीव्स के जो शर्ट हैं, अपर हैं, वो पहन के जाने हैं। तो आप कभी भी जो है उसको फुल स्लीव्स में न पहन के जाएं। अनावश्यक आप वहाँ पर जो चेक करने वाले उनके परेशानी का सबब न बने, खुद को भी वो बोलेंगे नहीं ये नहीं चलेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो दूसरी, ये तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, पहले से ही हाफ स्लीव्स पहन के जाइए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आई है कि जब आप चप्पल या सैंडल पहन के जाएं तो वो मोटे सोल की नहीं होनी चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे कि उसमें जो है कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग जाती है सर। तो स्पेशली ये बात नोट की गई है कि आप पतले सोल की चप्पल या सैंडल ही पहन के जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें ही आपको कैरी करनी है विशेष रूप से, है ना। प्रवेश पत्र करना है, ओरिजिनल आईडी प्लस उसकी फोटोकॉपी ले जानी है, हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के जाने हैं, और चप्पल जो है वो पतले सोल की होनी चाहिए। ये आपका जब एग्ज़ाम सेंटर जाएं तब ये चीज़ें ही आपके पास होनी चाहिए। अनावश्यक कोई बर्डन, एक चीज़ और, नीला या काला दोनों में से कोई सा भी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। ये यदि आपके पास है तो प्रवेश के दौरान आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब रही बात कि मैं पेपर को कैसे मैनेज करूं, सबसे ज़रूरी बात ये है, देखिए मुझे ये पता है कि जब से ये रीट कैंसिल हुई है तब से दोबारा से आप कोई लाइब्रेरी में है, कोई घर पे है, कोई कोचिंग में था, तो धुआंधार आप तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण समय नहीं था टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। एडमिशन आपके सेंटर पर प्रवेश करना भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण समय तब शुरू होगा जब आपको पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, और उस पेपर हाथ में आने के बाद अगले 150 मिनट जो हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं प्रत्येक लेवल वाइज अपनी सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, आप इसको माने या अपने हिसाब से मैनेज करें, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इस सलाह मेरी लेवल 1 वालों से ये निवेदन रहेगा कि लेवल 1 के स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब जब जो है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब जब ये पात्रता परीक्षा हुई है रीट, तब तब साइकोलॉजी थोड़ी लेंथी आई है, तो हो सकता है साइकोलॉजी लेंथी आए। अब आपको सबसे पहले जाना हिंदी लैंग्वेज 1 या 2 जो भी आपकी है। लैंग्वेज 1 हिंदी मान लीजिए आपकी है, तो आप 31 to 60 सवाल जो है वो तत्काल प्रभाव से अटेंड कर दीजिए। उसके बाद लैंग्वेज 2 पे चले जाइए, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी पंजाबी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वहाँ आप उसको सोल्व कर दीजिए। फिर नंबर 3 पे आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे जाएंगे, एनवायरमेंट स्टडीज़ कर दीजिए। देन आप साइकोलॉजी जाइए, और उसके बाद आप गणित पे जाएंगे, और गणित में भी मेथड के सवाल सबसे पहले सोल्व करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि फिर न्यूमेरिक के लिए आपके पास इतना जब करेंगे तो आपके पास मेरे हिसाब से 2 घंटे का समय आपका बीत चुका होगा। अब आधा घंटा आपके पास रहेगा, 20 न्यूमेरिक क्वेश्चन रहेंगे, तो आराम से आप मतलब पूरा पेपर जो है 5 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा।
आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मैथ पहले लेके बैठ गए, किसी सवाल में उलझ गए, आधा पौन घंटा उसमें चला गया, तो फिर आगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि 120 प्रश्न तो बच गए और अब बाकी का हम कैसे करें। तो मेरे हिसाब से आपको हिंदी, संस्कृत, एनवायरमेंटल स्टडीज, साइकोलॉजी और मैथ, इस तरह से जो है लेवल 1 को आपको मैनेज करना है। कोशिश आप तीनों लेवल की ये रहनी चाहिए। एक अच्छा एस्पायरेंट वो होता है जो 5 मिनट पहले, ऐसा नहीं कि इन्विजिलेटर आए आपसे ज़बरदस्ती छीना झपटी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 मिनट पहले अपना पेपर एक्यूरेट किया, ओमा शीट रखी और आराम से कि हाँ मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, बिल्कुल चेक किया और ठीक है। ये एक अच्छे एस्पायरेंट की निशानी है अगर आपने वाकई में तैयारी करी है तो। दूसरी चीज़, एसएसटी वाले, L2 एसएसटी वालों को भी आप जो है सबसे पहले हिंदी कर दीजिए, फिर संस्कृत कर दीजिएगा, उसके बाद एसएसटी और एट लास्ट साइकोलॉजी। एसएसटी वालों को तो मुझे लगता है कि वो 2 घंटे में ऑलमोस्ट पेपर निपटा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरी बात आती है साइंस मैथ की। साइंस मैथ में भी आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और देन साइकोलॉजी पे आ जाइए, फिर साइंस पे, फिर मैथ्स के मेथड पे और फिर न्यूमेरिकल मैथ्स पे जाइए। आपका पेपर थोड़ा सा लेंथी रहेगा, आपको जो है पूरा टाइम मैनेजमेंट करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट एसएस लेवल 2 साइंस मैथ्स वालों को ही करनी होगी। तो ये हालांकि बर्डन वाला एग्ज़ाम इसलिए नहीं है, आराम से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा तनाव कम है कि इसके माध्यम से ही जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये केवल पात्रता है। तो मेरे हिसाब से आप भी थोड़ा कम तनावग्रस्त होंगे और दिमाग में ये लेके चल रहे होंगे कि हाँ 90 नंबर तो आराम से मेरे आ जाएंगे। पेपर देने के बाद न तो आपको मेरिट डिसाइड करनी है, न अपने बारे में ये सोचना है कि मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, केवल आपको अपना 2.5 घंटे में बेस्ट दे के आना है। अगर आप उन 2.5 घंटों में बेस्ट दे के आ गए तो फिर आपके 90 नंबर नहीं, हो सकता है 135 नंबर भी आ जाएं, 142 भी आ जाएं, जो कि पिछली बार आए हैं, है ना, 148 तक भी आए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 135 से 150 के बीच नंबर आते हैं, वो मतलब बहुत हाईएस्ट जो है मार्क्स माने जाएंगे। तो तीनों लेवल की स्ट्रेटेजी आपको बता दी है। मैथ्स का पोर्शन जो है वो थोड़ा लेंथी भी होता है, वो टाइम कोई सवाल ले लेता है, तो उसको लास्ट में आपको करना है। और कोई सवाल में उलझ रहे हो तो एक बार उसको स्किप करके और आगे जाके एट लास्ट उसको जो है हमको सोल्व कर लेना। ऐसा नहीं कि एक सवाल के पीछे पढ़ने के चक्कर में बाकी सवाल हमारे छूटे जा रहे हैं। दूसरी बात नरेश जी सर एक और बताना चाहूँगा कि कई बार जो है, जैसे मान लीजिए आपने साइकोलॉजी पढ़ना का पेपर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किए हैं, तो पेपर सेटर कई बार आपके लिए 5 सवाल इतने कठिन बना देता है कि आपको लगने लगता है कि अब क्या होगा, मेरे तो 90 नंबर ही नहीं आएंगे, मुझे तो 500 सवाल ही नहीं आ रहे, है ना। या फिर क्या बनना देते हैं, या कर देते हैं लगातार 5-6 सवाल इतने इजी दे देते हैं कि आगे वाले सवालों में आप सोचते ही नहीं है। दोनों स्थितियां घातक है। दोनों स्थितियां भी ये कह रही है कि आपको न तो ज़्यादा लापरवाह होना है और नहीं ज़्यादा वहाँ इजी हो जाना है। दोनों स्थितियां ये कह रही है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई हार्ड दे रहा है 5 सवाल, इवन 10 सवाल भी हार्ड आ गए तो भी आपको विचलित नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि 10 सवाल का पेपर नहीं है, 10 सवाल हार्ड हैं, उसके बाद 140 सवाल और बच रहे हैं भाई। 140 सवाल जो है वो इजी हो सकते हैं, उनको आप बढ़िया से कर सकते हैं। और यदि 10 सवाल इजी हैं तो इस चक्कर में आप ये मत सोच लेना कि सारे ही इजी हैं और हम बिना कोई सोचे समझे उत्तर दे देंगे, फिर हमें बाहर आके ये सोचना पड़ेगा कि इस पे थोड़ा सोचा होता तो मेरा उत्तर जो है वो सही हो जाता। अतः इन 3-4 चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नरेश जी सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सटीक और शॉर्ट में जो समय की, इस समय की जो सबसे बड़ी डिमांड है उसको रखा। सर ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट्स के फिजिकल लेवल पे पॉइंट्स के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि आप इस बार मेंटली फ्री इस बात को लेके भी हो सकते हैं कि ये आपका क्वालिफाइंग राउंड इसको हम कह सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है
वो ये यहाँ आके ये आ जाता है कि हमारी जितनी भी बाकी शंकाएं हैं उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें, कॉन्फिडेंसली रहें, और अपना जो सर्वश्रेष्ठ उस समय में आप दे सकते हैं वो उस समय आप देने की रहें। क्योंकि ये जो सैकड़ों विद्यार्थियों का अनुभव वापस गुजर के एक शिक्षक के पास, वो जो 150 मिनट का जो अनुभव होता है वो वापस एक शिक्षक के पास आता है। और भोमजी सर के बारे में या इनसे जो हम इसलिए यहाँ आपसे मुखातिब करवा रहे हैं क्योंकि इनको एक संस्था संचालन का जो एक समय का या उसके जो अनुभव होता है, जैसे अभी भी सर यहाँ अध्ययन कोचिंग सीकर में उसके को फाउंडर हैं, तो उनका जो एक अनुभव होता है एक शिक्षक से भी आगे बढ़ के जो अपने विद्यार्थियों के प्रति शुभ भावना और उनका ओवरऑल जो ध्यान रखने की जहां बात आती है, तो वो अनुभव एक एक चीज आपके साथ हमारे साथ शेयर किए। तो आशा करते हैं कि आप इसका एक एक चीज का अनुभव का फायदा उठाएंगे। अभी सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि विद्यार्थियों को हम छोटा सा, हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो, टोटली कंसंट्रेट स्टडी को कर रहा हो, तो नेगेटिव मार्किंग को लेके हो सकता है उनका कोई सस्पेंस हो, कुछ सस्पेंस, या हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि सर लास्ट मोमेंट से पहले कुछ और सुझाव कि मेरे हेजिटेशन से मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए, या मैक्सिमम कितने क्वेश्चन, मिनिमम या मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, पूरे करो, लेकिन मिनिमम मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि इतना तो मेरा हो जाए। ये एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और जो हम आपसे जानेंगे। नरेश जी सर, इस रीट भर्ती परीक्षा का सबसे सुखद पहलू यही है कि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मेरा प्रत्येक प्रतियोगी से यही निवेदन भी रहेगा कि आप पूरे 150 सवाल अटेम्प्ट करके आएं, है ना। और ज़्यादा जो है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने अच्छी तैयारी करी है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ी है या फिर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है प्रश्न आपके रीच में रहेंगे। तो प्रश्न छोड़ने की तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि सर जो है मैं गणित के सवाल कर रहा था, उतने में ही 5 मिनट वाली बेल बज गई, मेरे पास तो 15 सवाल बाकी थे, तो मैंने जो है सर बी भर के आ गया, और सर सौभाग्य से मेरे 5 भी सही हो गए। तो हाँ, ये भी हो जाता है सर, ये भी कई बार हो जाता है। तो हो सकता है लक भी आपका फैक्टर करे, लेकिन मैं इस बात पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बेल बजे और आपके 10% 15% बाकी रह जाए। मैंने आपको ये कहा है टाइम मैनेजमेंट, वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप 5 मिनट पहले पेपर, और क्योंकि पेपर इस बार देंगे नहीं आपको, कोई भी छीना झपटी वाली बात ही नहीं है, पेपर आपको नहीं मिलेगा इस बार, केवल आपको OMR सीट की कार्बन कॉपी मिलेगी, वो चुपचाप लेके आ जानी है। तो 5 मिनट पहले आराम से पेपर, OMR शीट बंद करके, पेन बंद करके और आराम से बैठिए, ताकि एक अच्छे एस्पायरेंट की निशानी जो है आपको मिले। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि नर्वसनेस की तो इस बार कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नरेश जी सर एक बात बहुत लोगों से कॉमन सुनी, मैसेज ऐसा डाल रहे हैं कि बार बार मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि तेरे 90 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, अंतरात्मा आपकी कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2012 2013 में थोड़े से स्टैंडर्ड के पेपर हमारी बोर्ड की तरफ से बनाए गए थे, और वैसे ही पेपर यदि बनते हैं तो भी लोगों के 127 128 नंबर आए थे। तो निश्चित रूप से आप ये जो भ्रामक अवधारणाएं हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी ये बोलते हैं इस बार रीट का पेपर बहुत खतरनाक आने वाला है, 90 नंबर लाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें बाकायदा ये किताबों का सेशन मेंशन है, डायरेक्ट सिलेबस मेंशन है, उससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। तो आप बिल्कुल न घबराएं कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा। पेपर को जानबूझकर हार्ड नहीं करना है कि मैंने सुना था कि पेपर इतना हार्ड आ जाएगा और ये वैसा ही पेपर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर पूरा आपकी लेंथ में आएगा। आराम से ठंडे दिमाग से सोचें, क्योंकि यदि आपने पुरानी रीट में भी पढ़ा है, इस रीट में भी पढ़ा, यदि आपका मस्तिष्क शांत है, मैं बार बार मेरे स्टूडेंट से कहता हूँ कि यदि कोई पानी कहीं भी तालाब का हो, किसी पूल का हो, तो पानी यदि शांत है तो नीचे गिरी हुई पैंदे पर रखी हुई चीज़ भी आसानी से नजर आती है। तो यदि आपका दिमाग शांत है तो भले ही आपने 6ठी क्लास में कोई बात पढ़ी होगी वो भी आपको याद आएगी।
पेपर के दौरान। इसलिए शांत रहें, दच्चित रहें। पेपर के दौरान ये डिसाइड न करें कि मेरे नंबर आएंगे, वो आपका काम नहीं। आप गोले भरिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका रिजल्ट निकालेगा। पेपर के दौरान ऐसा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं कि मेरा पड़ोसी तो इतने ले आएगा और मेरा क्या होगा, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। वो 2.5 घंटे आपके हैं, न तो आपको मेरिट बनानी है उसमें, न आपको रिजल्ट डिसाइड करना। सिर्फ आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर है उन्हीं का आंसर देना है आराम से, और आराम से देना है। एक विशेष बात, OMR शीट जब भरें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये सुना है कि सर मैं पहले क्या करता हूँ या क्या करती हूँ कि पहले टिक लगा देती हूँ और फिर एक साथ OMR शीट भरती हूँ, एक साथ OMR। ये हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी हो, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आपका इधर उधर हुआ और फिर 30 की 30 सीरीज आपने गलत भर दी, तो इसके गुनहगार न तो कोई पेपर बनाने वाला है, न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आप ही इसके सबसे बड़े गुनहगार हैं। दूसरा, इसका कोई गुनहगार नहीं है। इसलिए 2.5 घंटे पूरा OMR, पेपर और आपके दिमाग पर, इन 3 चीज़ों पे ही आपका काम चलना चाहिए। चौथी चीज़ पे आपका दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। इन बातों का आप निश्चित रूप से विशेष ध्यान रखें। OMR पे कुछ भी जो है अदर देन वो राउंड जो है आपको कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है उनको आराम से फॉलो करें, इत्मीनान से OMR निकालें और पूरे 150 प्रश्न करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, रीट के पेपर में बहुत सारे मेरे खुद के 4-5 स्टूडेंट इस कारण सिलेक्शन से वंचित रह गए। नरेश जी सर, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज सेक्शन आते हैं सर, कि लैंग्वेज 1 किसी ने हिंदी भरी है और लैंग्वेज 2 किसी ने संस्कृत भरी है, तो हिंदी के जस्ट बाद संस्कृत खुल जाती है, तो जल्दबाजी में, घबराहट में वही लैंग्वेज 1 की हिंदी और लैंग्वेज 1 की संस्कृत जो है आप कर आते हैं, जो हमको नुकसान दे देती है। फिर बाहर आके पता चलता है कि हमने तो लैंग्वेज 1 की ही संस्कृत और हिंदी कर दी, जबकि करनी कौन सी चाहिए थी, सेकंड की। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, जब आप प्रश्न नंबर 31 से 60 और 61 से 90 कर रहे हो, तो आप ध्यान दे लीजिएगा। आपके प्रवेश पत्र में भी लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको याद भी, आपने पढ़ी भी है, तो लैंग्वेज 1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 से 60 होंगे, और लैंग्वेज 2 के जो क्वेश्चन है वो 61 से लेकर और 90 तक होंगे। ये विशेष ध्यान रखें, नहीं तो हो सकता है कि वो 90 नंबर वाला क्राइटेरिया जो है हम चूक जाए। इसलिए इन 3-4 चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस बार, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। बाकी जो मेन परीक्षा होनी है वो जनवरी में होनी है, उसकी हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। नरेश जी सर, बिल्कुल, बहुत ही सटीक और शॉर्ट में, जिसको हम कह सकते हैं, आपकी भविष्य की उज्जवल शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ स्कूल लेक्चरर और गिरीशा पब्लिकेशंस के लेखक भौम सिंह जी शेखावत शिक्षा में जो अपना एक अद्वितीय स्थान रखते हैं, ने शॉर्ट एंड स्वीट में वो सब बातें हमें बता दी जो लास्ट मोमेंट पे हमें सबसे ज़्यादा, हमारी पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनसे अभी हम मुखातिब हो रहे थे। और जैसा कि सर ने भी बताया, आप इस प्लेटफॉर्म को, क्लास वाले के प्लेटफॉर्म को, आप तुरंत इस पेज को लाइक करें, और जहां भी आपको सोशल मीडिया पे ये मिले उसको आप तुरंत लाइक करें, क्योंकि भविष्य की जो एग्जाम्स या आपके पेपर का जो जितना हिस्सा हम तक पहुंच पाता है, हम उसको आप तक सोल्व करवा के देंगे। उसके बाद आगे की भी आपकी सफलता के लास्ट मुकाम तक की जो रणनीति होगी, ऐसे ही शिक्षाविद हम सब के साथ होंगे, जिनका सानिध्य पाकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। क्लास वाला की ओर से एक बार पुनः भौम सिंह जी सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लास्ट में संदेश और शुभकामनाओं के साथ भौम सिंह जी शेखावत। ऑलमोस्ट बहुत महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमने आपको बता दी है। ज़्यादा बर्डन लेके एग्ज़ाम हॉल में जाना नहीं है। परीक्षा से पहले, यानी आज का दिन है, कल का दिन है, जिनका एग्ज़ाम 23 को है वो कल आराम से जो है, कल शाम को 10 साढ़े 10 बजे तक अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें, बढ़िया से खाना खाएं। खाना खाने के बाद कम से कम मेरा ये मानना है कि 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लें आप। परीक्षा से पहले नींद लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आपके दिमाग के प्रत्येक खांचे में जाके फिट होने हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब वो आके निकल के आपको बताएंगे, हाँ मैं यहाँ था, मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए। इसलिए विदाउट बर्डन ये मान के चलें कि 90 नंबर आपने तैयारी करी है तो आपके कहीं नहीं जाने हैं।
आराम से जो है पूरी नींद लेके नाश्ता करके खाना खा के वहाँ सेंटर पहुँचे, आराम से पेपर दें, कोई जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो पेपर में, बस पेपर का जो टाइम है वो सिर्फ पेपर को देना है। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि पेपर का जो समय है वो पेपर को ही दें। बाकी चारों पारियों के सभी अभ्यर्थियों को, सभी आसार्थियों को क्लास वाला टीम की ओर से, अध्ययन क्लासेस सीकर की ओर से और गिरिशा पब्लिकेशन की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों को सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर।